मेरे इर्द-गिर्द इस वक़्त कई अमीर-कबीर मर्द मौजूद थे। सबकी हवस भरी नज़रें मेरे वजूद पर मरकूज़ थी। मैं नीम मुर्या लिबास पहने एक अदा से इनके बीच चलकर गई, तो सबके दिल गोया निकल कर हथेली पर आए थे। तभी इनमें से एक 55 साला शख्स उठा और हाथ में मशरूब लिए काबिल एतराज़ हद तक मेरे करीब आया। उसकी जिसारतें बढ़ रही थीं, लेकिन मैं बजाय इसे रोकने के इसको खुद के मज़ीद करीब कर रही थी। ये सब गलत था, मैं जानती थी, मगर मेरे जहन में मेरे बच्चों की भूख से निढाल चेहरे घूम रहे थे कि जब अगले ही पल इस शख्स के हाथ मेरे अपने बच्चों को भूख से निढाल देखकर मेरा कलेजा फटने लगा था। 24 घंटे गुजर गए थे और मेरे बच्चों ने एक दाना भी अनाज का नहीं खाया था। मैं रोने लगी थी, अल्लाह से फरियाद करने लगी थी, या अल्लाह तो आसमान से मुनज़्ज़ल वही उतार दे कि मैं अपने बच्चों का पेट तो भर सकूं। मैं तो खुद भूखी रह सकती हूँ, लेकिन बच्चों को यूं भूख से तड़पते हुए मरते नहीं देख सकती। मैं रो रही थी कि जब मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। रात 11 बजे का वक्त था। मेरे बच्चे भूख से निढाल बाहर जहन में रखी चारपाई पर ही सो चुके थे। मैं अकेली जहन में बैठी अपनी किस्मत पर रो रही थी, लेकिन दरवाजे की दस्तक पर मेरा दिल यकदम खौफ के मारे धड़का था। लेकिन मैं अकेली ही अपने बच्चों के साथ घर में रहती थी। सब को पता था कि मैं बेमां हूँ। चंद माह पहले ही मेरे शौहर की मौत इनकी फैक्ट्री में आग लगने की सबब हुई थी। मेरे शौहर के इंतकाल के बाद मुझे मेरे ससुराल वालों ने भी नहीं देखा था। ससुराल मेके वालों ने भी पलट कर खैर खबर नहीं दी थी कि छोटे-छोटे बच्चों के साथ मैं कैसे अपने घर का निज़ाम चलाऊँगी। मैं भी जवान जहान थी, ऊपर से मेरे 5 बच्चे थे। मेरी शादी को सिर्फ़ 7 साल हुए थे कि मेरे शौहर इस फैक्ट्री में काम करते थे। इसी फैक्ट्री में आग लगने की वजह से हलाक हो गए थे। मेरा सबसे बड़ा बेटा 6 साल का था और सबसे छोटा सिर्फ 1 साल का। बड़े बेटे के बाद 3 बेटियां थी और फिर सबसे छोटा बेटा। मेरी तो दुनिया ही उजड़ के रह गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा शौहर यूं अचानक मुझे छोड़कर जाएगा। मेरे लिए ये सदमा ही कुछ कम न था कि जब मेरे शौहर की तदफीन के बाद आहिस्ता आहिस्ता सब मेरे घर से वापस चले गए। मैं रोते हुए अपने देवर से कहती रही, खुदा के लिए मुझे अकेला ना छोड़ो। मैं तुम्हारे भाई की बेवा हूँ। तो कभी अपने सगे भाई से कहती कि मैं तुम्हारी बहन हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी, कैसे अपना घर संभालूंगी। लेकिन किसी ने भी मुझे तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया था। हमदर्दी के 4 बोल बोल के सब जा चुके थे। मेरे शौहर के अकाउंट में जितने पैसे थे वो चंद माह बाद ख़त्म हो गए। मेरे घर पर फाके होने लगे कि जब एक दिन मेरे बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे, मजबूरन मुझे इद्दत ने अपने घर से बाहर निकलना पड़ा। मैंने पड़ोसी के घर का दरवाज़ा खटखटाया। मैंने कहा, खुदा के लिए मुझे कोई 1 किलो आटा दे दे, मेरे बच्चे भूख से मर रहे हैं। लेकिन पड़ोसियों ने भी मुझ पर दरवाज़ा नहीं खोला। मैंने गली के कई घरों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन कोई भी मेरी मदद को नहीं आया। मायूस होकर मैं घर वापस आ गई और अब ना जाने इस वक्त कौन मेरे घर का दरवाज़ा खटखटा सकता था। मेरा दिल ज़ोर से धड़का था। मैंने डरते हुए पूछा, कौन? तो बाहर से एक मैदाना आवाज़ आई, भाभी मैं हूँ आफाक, राशिद का दोस्त। वो शख्स मेरे शौहर का दोस्त था। मुझे याद आने लगा कि आफाक भाई राशिद का दोस्त कम बल्कि सगा भाई ज़्यादा था। जब मेरी शादी हुई तो राशिद ने आफाक से मुझे मिलवाया था और फिर कई बार आफाक भाई हमारे घर आए थे। जब वो घर आते तो रात देर तक राशिद और आफाक में हंसी मजाक जारी रहता। वो मुझसे भी बहुत लिहाज और इज्जत से बात करते थे। 3 साल पहले ही वो बैरून मुल्क गए थे और राशिद जब तक जिंदा थे इनसे आफाक भाई से सिर्फ फ़ोन पर ही बात होती थी। मैं मेन गेट की तरफ बढ़ी, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोलने लगी मेरे हाथ वहीं रुक गए कि अब राशिद घर पर नहीं है। मैं कैसे किसी अजनबी को इस वक्त घर में बिठा देती। पता नहीं इन्हें ये भी मालूम था कि राशिद फौत हो चुके हैं या नहीं। मैं जो पंच में मुब्तला थी कि दरवाज़ा खोलूँ या नहीं, कि दरवाज़ा दोबारा बजा। वो कहने लगे, बापी दरवाज़ा खोले, मैं 3 साल बाद राशिद से मिलने आया हूँ और वो है कि अपने फ़ोन ही बंद करके बैठा है। मेरा गुमान सच निकला। आफाक राशिद की मौत से बेखबर था। मैंने आखिरकार दरवाज़ा खोल दिया। इनके हाथ में बैग था जिसमें चेहरे पर मुस्कुराहट। मैं दरवाजे पर ही खड़ी थी। वो कहने लगे, राशिद कहाँ है? कब से इसे फ़ोन कर रहा हूँ। ये सुनकर मैं फूट कर रोने लगी। मुझे यूँ रोता देखकर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट गायब हुई थी। कहने लगे कि क्या बात है भाभी? मैंने रोते हुए कहा कि राशिद हम सबको छोड़कर जा चुका है। ये सुनना था कि आफाक के हाथों से बैग गिर गया। मैं रोते हुए राशिद की मौत के बारे में सब कुछ इसे बताया। ये सुनकर कुछ देर वो मुझे तसल्ली बख्श जुमले बोलता रहा। फिर इसने अपनी जेब से बटवा निकाला और बटवे से चंद हज़ार के नोट निकाल कर मेरे हाथ पर रख दिए। जो बैग वो अपने साथ लाया था वो भी मेरी तरफ बढ़ा दिए। कहने लगा, ये सामान मैं बच्चों के और राशिद के लिए लाया था। ये कह के दरवाजे से ही वापस चला गया। ये देखकर तो मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। सुबह होते ही मैंने पैसों का राशन लिया और अपने बच्चों को पेट भर के खाना खिलाया। जब मैंने वो बैग खोला तो इसमें बच्चों के कपड़े थे, राशिद के लिए कपड़े थे और बहुत सा सामान था। चंद दिन बाद आफाक भाई दोबारा हमारे घर आए, लेकिन जिस चीज़ ने मुझे चौंकाया था वो ये थी कि इस बार भी वो रात के 12 बजे ही हमारे घर आए थे। मैंने दरवाज़ा खोला तो इनके हाथ में फल और
घर का राशन का सामान था जो इन्होंने आते ही सहन में रख दिया। मेरे बच्चे भी सहन में बिछी चारपाइयों पर सो रहे थे। गर्मियों के दिन थे इसलिए अपने बच्चों के साथ मैं सहन में ही सो जाती थी। मुझे लगा कि शायद वो सामान देकर चले जाएंगे, लेकिन वो सहन में रखी कुर्सी पर बैठ गए। मजबूरन मुझे भी इनके सामने चारपाई पर बैठना पड़ा। कुछ देर वो राशिद की बातें मुझसे करते रहे, फिर कहने लगे, घर का निज़ाम कैसे चल रहा है? इस बात पर मैं रोने लगी। मैंने कहा, मेरे बच्चा 1 साल का है, इसलिए बच्चों को अकेला छोड़कर किसी के घर मुलाजमत नहीं कर सकती। और इन बच्चों को वहाँ ले जाकर मुलाजमत करूँगी तो मुझे कोई काम पर नहीं रखेगा। फिर मेरी तालीम इतनी नहीं कि घर पर ट्यूशन पढ़ा सकूँ, ना ही मेरे पास कोई ऐसा हुनर है। कहने लगे, मैं आपके बच्चों की जिम्मेदारी अपने सर पर लेने को तैयार हूँ। आफाक की बात सुनकर तशक्कुर से मेरी आंखें भर आई। मैं समझ नहीं पा रही थी वो सामने बैठा शख्स फरिश्ता कहूँ या कोई नेक इंसान जो ऐसे वक्त में हमारा साथ दे रहा है। जब ऐसे वक्त में अपने हमारा साथ छोड़ गए। लेकिन इसकी अगली बात ने तो मुझे मुश्किल में डाल दिया। वो कहने लगे, अगर आप 2 घंटे के लिए एक नौकरी करने के लिए तैयार हो जाएं, कहते हुए वो अपनी कुर्सी से उठे और मेरी चारपाई पर मेरे बराबर में आकर बैठ गए। एकदम मैं पीछे हटी थी। पहली बार मुझे इनकी ऐसी चिल्लाहट बहुत बुरी लगी थी। मैंने कहा, क्या मतलब? मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी कि कैसी नौकरी? मैं तो बस मैट्रिक पास हूँ। मैं इस वक्त बेहद नर्वस हो रही थी। वो हंसने लगा, कहने लगा, इस नौकरी के लिए तालीम की ज़रूरत नहीं, जिस चीज़ की ज़रूरत होती है तुम इससे मालामाल हो। ये कहते ही इसका लहजा महबूब सा हुआ था। आपसे तुम, मैं तो आफाक भाई के बदलते तेवर देखकर घबराई थी। वो मुझसे किसी किस्म की बात कर रहे थे। मैंने कहा, आप यहाँ से जाएं। इस बारे में मैंने सख्त लहजे से कहा था। तो कुछ देर मेरे चेहरे पर फैले नागवार तासुरात देखते रहे, फिर उठकर खड़े हो गए। अपने जेब से एक कार्ड निकाल कर मुझे दिया। कहने लगे, इसे रख लो। जब बच्चे भूख से बिलबिलाएं और तुम नौकरी करना चाहो तो इस कार्ड में मेरा नंबर लिखा है, मुझे फ़ोन कर देना। तुम्हारे घर की सारी जिम्मेदारी उठा लूँगा और बदले में तुम्हें बस रात के 2 घंटे मेरा काम करना होगा। ये कहकर वो घर से बाहर चले गए। ये मेरी गलत सोच थी कि वो शख्स कोई फरिश्ता है या अब भी नेक लोग दुनिया में रहते हैं। ये दुनिया सिर्फ मतलब परस्त है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि राशिद जिसे भाई समझते थे वो ऐसा भी निकल सकता है। चंद दिन ही में वो राशन ख़त्म हो गया था जो घर पर रखा था। मैंने 1-2 जगह मुलाजमत की भी कोशिश की, लेकिन कोई भी मेरे बच्चों के साथ मुझे रखने के लिए तैयार नहीं था। फिर मेरा छोटा बच्चा मेरा इतना आदी था कि मेरी गोद से नहीं उतरता था। मेरे घर में थे से भूख और अफलास ने डेरे डाल लिए थे। मैं बेबस और मजबूर हो चुकी थी। बड़ी मजबूरी की हालत में मैंने आफाक के नंबर पर फ़ोन किया। मैंने कहा, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, बस मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा, कहने लगा कि ठीक है, सब तुम्हारे घर में महीने भर का राशन लेकर मेरा ड्राइवर पहुंच जाएगा। रात के 1 बजे वो ड्राइवर तुम्हें लेने आएगा, तुम गाड़ी में बैठ जाना। कहा, मेरे बच्चे कहने लगा कि इनकी फिक्र मत करो, ड्राइवर के साथ एक मुलाजमा आएगी जो तुम्हारे घर पर तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखेगी। मैं इसकी बात सुनकर खामोश हो गई। फ़ोन बंद हो चुका था। अगले ही रोज़ सुबह सुबह मेरे घर पर खाने पीने की हर चीज़ आ चुकी थी। रात 10 बजे मेरे बच्चे सो जाते थे। ठीक 1 बजे गाड़ी का हॉर्न बजा। मैंने मेरे कदम उठाकर दरवाज़ा खोला तो सामने आफाक की गाड़ी खड़ी थी। इसकी मुलाजमत पिछली निश्चित से उतरकर मेरे घर में आ गई। कहने लगी, बेफिक्र होकर जाएं। मैंने चादर खुद पर ओढ़ी और गाड़ी में बैठ गई। नहीं जानती थी मैं कहाँ जा रही हूँ, मुझे क्या नौकरी करनी है। बस एक नामालूम सा सफ़र था जो मैं तय कर रही थी। कई तरह से वसवसे मेरे दिन से गुजर रहे थे। हर ख्याल ही जानलेवा था कि इस वक्त तो कोई भी मुझसे शराफत का काम नहीं करवा सकता। जो भी काम होगा गलत और गुनाह ही होगा, लेकिन इसके सिवाय मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। वो दौर बहुत अच्छा था जब पड़ोसियों का ख्याल रखा जाता था। ये देखा जाता था कि इनका पड़ोसी कहीं भूख के पेट तो नहीं सो रहा। आजकल का दौर बड़ा खुदगर्ज है। यही वजह है कि औरत खुद को बेचती है तभी इसके बच्चों का पेट पलता है। आज मैं भी ऐसा ही एक सौदा खरीदने जा रही थी। वो गाड़ी एक घर के सामने जाके रुकी थी। दिल बड़ी जोर से धड़कने लगा था। जैसे ही मैं गाड़ी से नीचे उतरी घर की डोर बेल बजाई तो चौकीदार ने दरवाज़ा खोल दिया। मैं अंदर गई तो सामने आफाक खड़ा था, होठों पे सिगरेट दबाए। मुझे देखते ही मुस्कुराने लगा। मैं जैसे ही इसके पास गई, इसने बड़ी बेतकल्लुफ़ी से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घर के अंदर ले गया। वहाँ और भी चंद मर्द मौजूद थे जिन्हें देखकर मैं बुरी तरह से घबराई थी। वो मुझे बड़े गौर से देख रहे थे। सर से पैर तक चुभती हुई नजरें थीं जिसका सामना पहली बार मैं कर रही थी। इनमें से एक शख्स आफाक के पास आया, कहने लगा, बड़ा गोहरे नायाब लेकर आए हो आफाक मियाँ। इस लड़की का हुस्न तो मैगजीन में आग लगा देगा। मेरी शादी बहुत कम उम्री में हुई थी और फिर इस साल के वक्फे पे 5 बच्चे भी हो गए थे, लेकिन फिर भी मैं देखने में स्मार्ट और हसीन थी। इनके अल्फाज मेरी जान निकाल रहे थे। एक वक्त ऐसा भी आया जब मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। इनमें से एक 25 सी उम्र का
مرد کہنے لگا گوہر نایاب وہاں کیوں کھڑی ہو، یہاں ہمارے پاس آ کر بیٹھو۔ اس نے اپنے پاس صوفے پر ہی جگہ خالی کی تھی۔ میں نے ایک نظر آفاق پر ڈالی جو اشارتاً بیٹھنے کا بولا۔ میں بوجھل قدموں سے چلتی ہوئی صوفے پر سمٹ کر جا کر بیٹھ گئی۔ مجھے بیٹھا ہوا دیکھ کر وہ مرد ذرا قریب ہو کر بیٹھ گئے اور مجھ سے میرا تعارف پوچھنے لگے۔ میں ٹکتے ہوئے بمشکل اپنا نام بتا پائی مگر وہ کہنے لگے کہ یہ نام تو تم پر بالکل بھی نہیں جچتا، حد سے ہم تمہیں گوہر نایاب ہی بولیں گے، تم تو ایک انمول گوہر ہو۔ میری آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے، وہ آنسو میرے گالوں پر بکھر گئے، جسے دیکھ کر وہ لوگ آفاق سے بولے کیسی لڑکی لے کر آئے ہو تم جس کو اتنی سی بات پر بھی رونا آ چکا ہے، اگر اس نے ایسا ہی کرنا ہے تو بھلا ہمارا کام کیسے چلے گا۔ آفاق کے ماتھے پر بھی بل پڑے تھے، ان سے معذرت کرتا ہوا سختی سے فوراً مجھے اپنی گرفت میں لے لیا اور لے کر ایک کونے میں کمرے میں چلا آیا، پھر کہنے لگا کہ کیا رونا دھونا شروع کر رکھا ہے تم نے، کیا تم نہیں چاہتی تمہارا مستقبل سنور جائے اور تمہارے بچے پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور ان کی ہر خواہش پوری ہو۔ میری آنکھوں سے تو لگاتار آنسو بہہ رہے تھے، جلدی سے آنسو صاف کیے اور کہنے لگی یہ لوگ میرے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں، آخر تم کس کام کے لیے مجھے یہاں پر لائے ہو۔ میرے الفاظ سن کر وہ کہنے لگا فکر مت کرو، اپنا حلیہ درست کرو، کچھ دیر بعد سب کچھ تمہیں پتہ چل جائے گا، اور اب خبردار جو تمہاری آنکھ سے آنسو نکلا اچھے سے رویہ رکھو۔ میں نے گہری سانس خارج کی اور پھر ذہن میں اپنے بچوں کا خیال رکھا، وہ جو بھوکے تھے اور ایک بار پھر میں انہیں بھوک سے تڑپتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں چہرے پر مسکان سے جائے باہر آئی اور ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ انہوں نے ایک کانٹریکٹ میری جانب بڑھایا، پھر آفاق سے اس بارے میں بات کرنے لگے، کہنے لگے کہ ہم اپنے اگلے آؤٹ فٹ کے لیے گوہر کو ہی ماڈلنگ کے لیے رکھیں گے، یہی ہماری آفیشیل ماڈل ہوگی۔ میں نے جب یہ سنا تو ایسے لگا جیسے آسمان میرے سر پر ٹوٹ چکا ہو۔ یہ تم مجھ سے ماڈلنگ کروانا چاہتے تھے؟ آفاق نے مجھ پر دباؤ ڈالا تو مجبوراً میں نے سائن کر دیے۔ وہ لوگ جب جانے لگے تو میری جانب ہاتھ بڑھایا، میں نے تو آج تک کسی غیر محرم سے ہاتھ نہیں ملایا تھا، مگر جس دلدل میں پھنس چکی تھی وہاں تو یہ سب کچھ عام تھا۔ میں نے کپ کپاتے ہوئے ان سے ہاتھ ملایا تو بڑی ہی گرم جوشی سے ان لوگوں نے میرے ہاتھ کو دبایا تھا، میری تو روح تک لرز کر رہ چکی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آفاق کہنے لگا بھابھی اس کام میں بڑی کمائی ہے، آپ اور آپ کے بچے عیش کریں گے اور ان کے ساتھ ساتھ میرا بھی اچھا کمیشن بن جائے گا، آج کے بعد میں اور آپ مل کر خوب ترقی کریں گے۔ اتنا کہہ کر آفاق نے ایک آنکھ دبائی تھی، میرا جی چاہا کہ اسے خوب باتیں سناؤں، میں اس سے کیا سمجھ رہی تھی اور وہ کیا نکلا تھا، مگر خیر میں اپنی مرضی سے آئی تھی، اب میرے ساتھ جو بھی ہو میں اس کا ذمہ دار ہوں، صرف اس کو نہیں ٹھہرا سکتی تھی۔ اگلے ہی روز سے میں ماڈلنگ کی ٹریننگ شروع ہو چکی تھی، وہ لوگ مجھ سے ہلکے پھلکے کپڑے پہنا کر ماڈلنگ سکھاتے تھے۔ اس وقت تو میرے ساتھ لڑکیاں بھی ہوتی تھی جو مجھے سکھاتی تھی، مجھے زیادہ فرق نہ پڑا، لیکن جب مردوں کے سامنے مجھے ایک ادا سے چلنا ہوتا تو میں شرم کے مارے کئی بار انکار کر چکی تھی، کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتی، مگر مجھے فوراً کانٹریکٹ دے دیا جاتا جس کے مطابق 3 سال تک میں اگر ماڈلنگ چھوڑ کر گئی تو بدلے میں مجھے 2 کروڑ روپے ادا کرنے ہوں گے، یہ تو میں مر کر بھی نہیں کر سکتی تھی۔ مجبوراً مجھے ماڈلنگ سیکھنا پڑی۔ جس دن میری ماڈلنگ تھی اس روز میرے پاس جو لباس لایا گیا وہ دیکھ کر میرے کانوں سے دھواں نکل گیا تھا، میں نے اس ڈریس کو وہی زمین پر پٹخ دیا اور بولے کہ میں یہ کپڑے بالکل نہیں پہن سکتی، وہاں پر کیمرے ہوں گے، لوگ ہوں گے، ایسے کپڑے تو میں کبھی اکیلے میں بھی نہیں پہنوں۔ مگر وہ لڑکی مجھ پر دباؤ ڈالنے لگی، جب میں نہ مانی تو اس نے آفاق کو جا کر بتایا۔ آفاق چہرے پر سختی لائے میرے پاس آیا اور وہی نازیبا لباس مجھے تھما کر بولا تمہیں پہننا پڑے گا، یہی پہن کر تم نے ماڈلنگ کرنی ہے اور بہت اچھی سی کرنی ہے، جتنا اچھا تم مہمانوں کا دل لبھا سکی تمہیں اتنے ہی لاکھوں روپے ملیں گے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے مگر مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑا تھا، میں اب پیچھے نہیں پلٹ سکتی تھی۔ میں نے وہ نازیبا لباس پہنا اور دل پر پتھر رکھ کر کئی لوگوں کے سامنے چلنے لگی، پر وہاں پر کئی مرد موجود تھے جو میرے وجود کو چپتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے، میری روح تک کے آر پار وہ چپتی نظریں چاہ رہی تھی، مگر میں مجبور تھی۔ ماڈلنگ کرنے کے فوراً بعد مجھے میرے اکاؤنٹ میں لاکھوں روپے دے دیے گئے، پیسے کو دیکھ کر خوش تھی، گویا ہر غم بھول چکی ہوں۔ میں نے اپنے بچوں کے لیے بہت سی چیزیں خریدی، ان کی خواہشات پوری کی، بچے اپنی پسندیدہ چیزیں اپنے سامنے دیکھ کر بڑے خوش تھے، ایک دوسرے کو ہنسی خوشی اپنی چیزیں دکھا رہے تھے، ان کو دیکھ کر میں بھی ٹھیک تھی اور یہی فیصلہ کر چکی تھی کہ چاہے جو بھی ہو جائے اب پیچھے نہیں ہٹوں گی، واپس پلٹنے کا راستہ بھی تو نہیں تھا۔ اگلے ہی روز رات 11 بجے پھر گاڑی آئی، کہا گیا کہ آج ایک پارٹی ہے جس میں میری شرکت لازم ہے، آفاق بھی ساتھ ہی آیا تھا، مجھے اس طرح کے کپڑے میرے لیے لے کر آیا تھا، دیکھ کر میرا سر گھومنے لگا۔ ماڈلنگ کی حد تک تو ٹھیک تھا، مگر عام پارٹی میں بھی یہ نازیبا ساڑی ملا میں
कैसे पहन सकती थी आफाक एक बार फिर मुझे मजबूर करने लगा। मैंने वो नाजेबा साड़ी पहन ली और फिर इसके साथ पार्टी में आ गई। वहाँ तो सारे ही बड़े अमीर कबीर लोग थे जो मुझे मॉडलिंग के लिए हायर करना चाहते थे और मेरा काम ही वहाँ पर लोगों का दिल लुभाना था। वहाँ पर शराब नोशी आम थी, लोग नशे में धुत थे, एलीट क्लास लोग वहाँ पर खूब हल्ला गुल्ला कर रहे थे, जबकि मुझे तो वहाँ पर उलझन सी होने लगी थी। न जाने मैंने क्यों यहाँ आने की हामी भरी थी। मॉडलिंग ये तमाम तर कॉन्ट्रैक्ट आफाक ही तय कर रहा था। जहाँ से ज़्यादा मुनाफा लगता मुझे वहीं मॉडलिंग के लिए साइन कर लेता। मेरे हुस्न के चर्चे तो पूरी मॉडलिंग इंडस्ट्री में फैल चुके थे। हर कोई मुँह मांगी कीमत पर मुझे अपने आउटफिट के लिए रखना चाहता था। इन्हीं में ही एक शख्स ने मुझे फिल्मों में काम करने का कहा। आफाक में जब ये सुना तो इसकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। कहने लगा कि जहाँ तुम लाखों में कमा रही हो, अगर फिल्मों में काम किया तो करोड़ों में कमाओगी। तुम तो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करोगी। मैंने जब ये सुना तो मुस्कुरा उठी। वापस पलटने का तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैंने एक साल में ही इतना कमा लिया था कि वो पुराना घर और इलाका छोड़कर एक हाई क्लास कॉलोनी में अपना बंगला बना लिया था। अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में भेज रही थी। लोग मुझे मॉडल समझते थे, मगर ये नहीं जानते थे कि इसके पीछे कितनी बार मेरी रूह की रजियाँ उड़ाई गई थी और मैं कुछ पतली मनी हर बात मानती चली गई। मुझे जिस फिल्म की ऑफर थी इसे भी मैंने ठुकराना मुनासिब न समझा और फ़ौरन हामी भर ली। जिस रोज़ मेरी डायरेक्टर के साथ मुलाकात थी, मुझे आफाक ने एक ख़ास पार्लर से तैयार करवाया था। चमकीली भड़कीली साड़ी जिसमें से मेरा वजूद उड़ियाँ था, वो मुझे तैयार करवा कर डायरेक्टर के पास ले गया। डायरेक्टर ने जब मुझे पहली बार देखा तो आंखें सबकना ही भूल चुका था। कितनी देर वो मुझे देखता रहा। मैं इसके सामने बैठी थी। वो कहने लगा कि बहुत लोगों से आपका नाम सुना है, मुझे अपनी फिल्म में हीरोइन बनाने के लिए भी तैयार है, मगर बदले में मुझे इसकी कुछ बातें मानना होंगी। इसने भी मुझसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया। मैं तो पहली नज़र में इसे भाग चुकी थी। कॉन्ट्रैक्ट मैंने साइन करने के बाद इनकी जानिब बढ़ाया तो इसने फ़ौरन मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगा, मज़ीद फ़िल्म पर बात हम आज रात मेरे घर पर करेंगे। मैंने भी मुस्कुराकर हामी भर ली। इसका इशारा किया था मैं बखूबी जानती थी, मगर खैर फिल्मों में काम करने के लिए डायरेक्टर की हर बात तो अब तक हर लड़की ही मानती आई है। ये बात मेरे लिए नई ना थी। इस रात एक बार फिर आफाक मुझे डायरेक्टर के घर छोड़ आया था। वापस आई तो बच्चे यूं ही जाग रहे थे। बच्चों की नज़रों में सवाल थे। कहने लगे, मामा आज हमारे बाबा की बरसी थी, आप भूल गई। राशिद का तस्वुर जहन में आना था कि मैं बिखरती चली गई। दिल कट कर रह चुका था। खुद को इन सालों में बहुत मजबूत कर लिया था, मगर शौहर का नाम आते ही एक बार फिर मैं हार गई थी। इस रोज़ कमरे में बंद होकर फूट फूट कर रोती रही। जी चाहा कि इन सांसों से छुटकारा पालूं, मगर ये बच्चे जिनका मेरे अलावा कोई ना था, सब कुछ तो मैं इन्हीं की खातिर किया था। एक बार फिर चलनी रूह के साथ लबों पर मसनूई दिलफरेब मुस्कुराहट से जाना पड़ी थी। इसके बाद तो मेरे काम की लाइन ही लग चुकी थी। मेरे पास इतना पैसा आ चुका था कि किसी चीज़ की कमी नहीं थी। आफाक पैसों में खेल रहा था। इसने अपनी पसंद की लड़की से शादी की और दुबई टूर पर निकल गया, जबकि मुझे कई लोगों ने शादी की ऑफ़र की, मगर मैंने इनकार किया। मैं अपने बच्चों के साथ ही रहना चाहती थी। इन्हीं के साथ खुश थी। जहाँ भी कोई मजबूर बेबस गुर्बत से तंग लड़की को देखती तो किसी भी डायरेक्टर या आफाक जैसे बौखा परस्त लोगों के हाथ लगने से बचा लेती। इनका खर्चा उठाती और मिजाज के मुताबिक ऐसा हुनर सिखाने का खर्च तक उठाती जिससे ये ख़वातीन इज्जत के साथ 2 वक्त की रोटी कमा सके। इन्हें मजबूर देखकर कोई आफाक फ़ायदा ना उठा सकी। मैं तो अपनी इज्जत रोंद कर आज दौलत इकट्ठी कर चुकी थी, मगर ऐसे ख़वातीन की मदद करके दिल ही दिल में सुकून सा उतरता था कि मेरी वजह से किसी औरत की इज्जत महफूज रहे। वो इस कर्व को झेलने से बच गई जो मैंने अपनी औलाद का पेट भरने की खातिर झेले थे।